वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मेजरमेंट, ये वाला देख रहे हैं। इसमें डिस्टेंस, वेट, एरिया, वॉल्यूम और टाइम, इसके बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। देखिए, हम इन सब का मेजरमेंट करते हैं और इनका मेजरमेंट करने का जो यूनिट होता है वो भी सबका अलग अलग है। तो फिर देखिए, आपको इतना तो पता है 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर होता है और 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है। कोई जो मेज़रमेंट है याद करने के लिए कहा जाता है। आप ठीक है, इतना तो याद कर लेते हैं, मगर आपको एग्ज़ाम में कभी कभी आपको ऐसा भी पूछा जाता है जैसे कि 1 हेक्टोमीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, या फिर 1 डेकामीटर मतलब कितना मिलीमीटर। ऐसे जब क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं तब आप इतना बहुत कुछ याद नहीं कर सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर जो हमने यूनिट लाइन बनाए हैं, आप किसी भी मेजरमेंट का जो यूनिट है, किसी भी मेजरमेंट का यूनिट आप इससे निकाल सकते हैं। पहले आप ये यूनिट कन्वर्शन की लाइन देखिए। यहाँ पर सबसे पहले किलो है, हेक्टो है, डेका है, यहाँ पर हमने यूनिट लिखा है और बाद में डेसी, सेंटी और मिली है। तो फिर यहाँ पर आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर किलोमीटर जो है, इस किलोमीटर का के जो है पहले इस लाइन पर का होता है, हमेशा आप ध्यान में रखना। बाद में जो एम दिया है, एम यहाँ पर दिया है, एम मतलब होता है मीटर। अब सेंटीमीटर का सी देखिए, इस नंबर लाइन पर सी से शुरू होने वाला जो वर्ड है देखिए यहाँ पर है सेंटी। फिर पहला वाला लेटर जो होता है इस लाइन के ऊपर का होता है, ये आप अच्छे से ध्यान में रखना। सी का मतलब सेंटर है, जैसे कि एम है, एम का मतलब यहाँ पर मिलीमीटर है। डी ए जो है देखिए, यहाँ पर हर एक के लिए एक एक लेटर है, जैसे कि किलो के लिए के है, यहाँ पर हेक्टो के लिए एच है, मगर डेका के लिए यहाँ पर डी ए है, हमेशा ध्यान में रखना। इधर डेसी के लिए डी है, सेंटी के लिए सी है और मिली के लिए एम है। यहाँ पर आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ये डेका जो है और डेसी जो है ये दोनों भी लेटर डी से शुरू होने वाले हैं, मगर इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर डेका का डी ए दिया गया है और डेसी का डी दिया है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फिर अब देखिए, हम थोड़ा सा आपको यूनिट का कन्वर्शन कैसे किया जाता है ये अभी बताएंगे। आप अच्छे से ध्यान में ले लीजिए ताकि आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, ये मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इससे बहुत सारे मेजरमेंट, कैलकुलेशंस या फिर कन्वर्शन भी अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा आसान चीज़ें हम बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। 1 मीटर का हमें डेसीमीटर बनाना है। देखिए, डी मतलब क्या होता है, डेसीमीटर होता है और डेसीमीटर में हमें कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है? मीटर। और मीटर की लाइन देखिए कहाँ पर है, देखिए यूनिट यहाँ पर जो है ना, मीटर, ग्राम, लीटर सभी यूनिट हमने लिख रखे हैं क्योंकि किसी भी यूनिट का हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर मीटर को डेसीमीटर जाने के लिए बस आपको एक प्लेस दूर जाना है, इसलिए आप क्या करना है, देखिए 1 जो है इसके ऊपर एक ही जीरो देना है, बस ये हो गया 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। अब दूसरा देखिए, 1 डेसीमीटर से हमें मीटर लाना है। देखिए, डी का मतलब हमेशा ध्यान में रखिए, डी का मतलब होता है डेसी। डेसीमीटर से एक घर पीछे आना है तब आपको 0.1 लिखना है। कितना लिखना है? 0.1। फिर से ध्यान दीजिए, देखिए हमने एक ही प्लेस पीछे लाया है तो फिर देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट, ओके। अब हमें 1 सेंटीमीटर से मिलीमीटर करना है। देखिए, सी का मतलब होता है सेंटी और एम का मतलब मीटर। जो दूसरा लेटर होता है ना, वो यहाँ पर देखना है। पहला लेटर जो होता है ये आपको लाइन पर देखना है, हमेशा ध्यान में रखना। पहले लेटर के लिए सिर्फ लाइन पर देखना, दूसरे लेटर के लिए यहाँ पर देखना। तो फिर सी का मतलब सेंटी और एम का मतलब मीटर, तो फिर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से आपको मिलीमीटर करना है। मिलीमीटर कैसे क्या? देखिए, यहाँ पर एम का मतलब पहला एम है, देखिए दोनों एम सेम है, ठीक है। यहाँ पर पहला एम जो है लाइन के ऊपर का होता है, इसलिए मिली हो गया। फिर यहाँ पर एम जो है यहाँ का होता है, तो फिर यहाँ पर क्या है, देखिए मीटर है। तो फिर आपको 1 सेंटीमीटर से मिलीमीटर करना है। अब सेंटीमीटर की पोजीशन देखिए यहाँ पर है, अब मिलीमीटर जाना है तो मिलीमीटर देखिए यहाँ पर है। तो फिर एक प्लेस हमें राइट साइड की ओर जाना है, तब हमें क्या करना है, इसी 1 के ऊपर एक जीरो देना है। आगे बात समझ में? यहाँ पर बस आपको ऑपोजिट करके दिया है। यहाँ पर पहला एम मतलब मिली और दूसरा एम मतलब मीटर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर है, पहला सी मतलब सेंटी और दूसरा एम मतलब मीटर। यहाँ पर हमने ऐसे किया था। अब देखिए, इस एग्जांपल में हमें ऐसे आना है, तो फिर पीछे आना है तब क्या करना है, आपको 0.1 लिखना है। देखिए कितना इजी है, ओके। देखिए यहाँ पर कुछ बड़े नंबर है मगर ये भी बहुत इजी है। 15 किलोग्राम को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है। 15 किलोग्राम, मैंने कहा था आपको पहला जो लेटर है इस लाइन पर देखने का, के कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है।
किलो का के है। तो फिर दूसरा जो लेटर है देखिए कहाँ पर है, जी देखिए यहाँ पर है, जी से क्या शुरू होता है, ग्राम। 15 किलोग्राम को आपको सिर्फ ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो फिर यहाँ से आपको ग्राम की ओर जाना है, फिर आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं जाना है, आपको पहले एक प्लेस यहाँ, फिर दूसरा एक प्लेस यहाँ पर, फिर तीसरा प्लेस यहाँ पर आपका जा रहा है। देखिए तीसरा प्लेस यहाँ पर जा रहा है। तो फिर देखिए 1 2 3, आप 3 प्लेस राइट साइड की ओर गए हैं। तो फिर इसी 15 के ऊपर आपको 3 जीरो देने हैं, जैसे कि 1 2 और 3। देखो 18 सेंटीमीटर का कन्वर्शन किलोमीटर में करके दिखाएंगे। पहले लेटर के बारे में आपको सोचना है। सी देखिए कहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो फिर सेंटी हो गया और एम का मतलब है मीटर। उसके बाद देखिए इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। पहला के का मतलब है किलोमीटर, तो फिर किलोमीटर आपको कहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, बहुत दूर है इधर, ठीक है। तो फिर हम अभी यहाँ से सेंटीमीटर से किलोमीटर की ओर जाना है। तो फिर सेंटीमीटर यहाँ पर है, किलोमीटर यहाँ पर जाना है। तो फिर देखिए हम उल्टी डायरेक्शन जा रहे हैं। जब हम लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं तब आपको पॉइंट देखिए, पॉइंट एडजस्ट करना है। कैसे, देखिए 1 2 3 4 और 5। देखिए 5 प्लेस हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं। तो फिर हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले 0 पॉइंट लिखना है और उसके बाद 5 डिजिट हमें एडजस्ट करना है। 5 डिजिट एडजस्ट करना है तो आपको सबसे पहले 18 लिखना है और इधर देखिए 18 पॉइंट के बाद 2 डिजिट एडजस्ट हो गए। अब कितना डिजिट बैलेंस है, तो फिर उसके लिए हम 0 लिख सकते हैं, 0 0 0। देखिए 0.00018 ये हो गया इसका सेंटीमीटर में से किलोमीटर में कन्वर्शन। देखिए कितना इजी है। देखिए 1 मिलीमीटर से हमें किलोमीटर बनाना है। मिलीमीटर देखिए यहाँ पर है, पहला एम का मतलब है मिलीमीटर और हमें के की तरफ जाना है, मतलब किलोमीटर की ओर। तो फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए देखिए यहाँ से यहाँ तक जाना है, 1 2 3 और 4 5 6। तो फिर 6 डिजिट यहाँ पर देखिए एडजस्ट करने हैं। कैसे, यहाँ पर तो देखिए 1 है, पहले तो 18 था, अब हम कैसे करेंगे 6 डिजिट एडजस्ट। देखिए 0.1 2 3 4 5 और यहाँ पर जो नंबर है ना उसके लिए एक जगह छोड़ना है आपको 1। DAM यानी DA का मीनिंग देखिए यहाँ पर, DA मतलब क्या होता है, DA मतलब होता है डेका, ओके, और M का मतलब है मीटर। डेका मीटर से हमें जाना है डेसीमीटर में। डेका मीटर से हमें डेसीमीटर जाना है, मतलब यहाँ से देखिए यहाँ तक जाना है आपको, 1 और 2 डिजिट। तो फिर यहाँ पर 1 दिया था, हम यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, हो गया इसका आंसर। देखिए यहाँ पर 5 किलोमीटर 600 मीटर आपको दिया है और इसका पूरा कन्वर्शन हमें मीटर में करना है। तो फिर देखिए यहाँ पर आपको दोनों एक साथ दिया गया है, एक 5 किलोमीटर भी है और ऊपर 600 मीटर भी है, ठीक है। तो फिर अब देखिए इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। आपको तो इतना पता ही है 5, और किलोमीटर का मतलब कितना, देखिए हमें किलोमीटर का मीटर में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर देखिए यहाँ पर है, और मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 2 और 3 जीरो इसके ऊपर देने हैं, 1 2 3, ये हो गया मीटर प्लस। अब दूसरा क्या है, देखिए 600 मीटर तो हमें पहले से दिया है, तो फिर इसका कन्वर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो फिर हम यहाँ पर 600 लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, इसलिए क्या करेंगे, इनके एडिशन करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए 5600 मीटर, ओके। देखिए ये हो गया इसका आंसर। देखिए बहुत इजी रहता है ऐसा कन्वर्शन करना, मगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लाइन का पता नहीं होता है और उनको कन्वर्ट कैसे करना है ये भी पता नहीं होता है, और इसलिए वो नए नए क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो उसका कन्वर्शन नहीं कर सकते। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी छोटी छोटी चीज़ें सिर्फ याद करते हैं, मगर ये इसमें बहुत सारा रहता है जो कन्वर्ट करने का रहता है। ऐसे में किसी भी यूनिट का अगर आपको कन्वर्शन एग्जाम में पूछा गया है तो आप किसी भी यूनिट का कन्वर्शन बहुत आराम से कर सकते हैं अगर आपको ये पता है तो। अब आपके सामने हमने 2 एग्जाम्पल लिख रखे हैं और इन दोनों एग्जाम्पल में आप जरा गौर से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 15 और 5 दिया गया है और यहाँ पर भी 3 15 और 5 दिया है। फिर अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें दोनों के आंसर अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे। वो कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया है, इफ़ कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स इज 15 रुपीज़ देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 पेन। यहाँ पर देखिए एक बात आप जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। अगर 3 पेन की कॉस्ट 15 रुपीज़ है तो फिर 5 पेन की कॉस्ट कितनी रहेगी, ऐसा आपको पूछ रहा है। और जितना ज़्यादा पेन हम लेंगे उतना ज़्यादा उसका रेट बढ़ेगा, आपको ये तो पता है। इसलिए ऐसे एग्जाम्पल में आपको डायरेक्टली क्या करना है, 3/15 इज इक्वल टू 5/x। देखिए हमने क्या किया है आपको समझ में आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ 3 पेन इज़ 50, कॉस्ट ऑफ 3 पेन इज़ 15 और उसके बाद
फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 पेन, और 5 पेन की कॉस्ट हमें निकालनी है। तो फिर जो ऊपर की लाइन है ना, देखिए ये जो लाइन है ये पेन की है, 3 पेन, और यहाँ पर देखिए 5 पेन, और ये देखिए नीचे की जो लाइन आपको दिख रही है जो डिनोमिनेटर में दोनों नंबर लिखे हैं, यहाँ पर देखिए कॉस्ट ₹15 है, तो फिर ये कॉस्ट है, क्या है, कॉस्ट। और तो फिर हमें फाइंड आउट क्या करने के लिए कहा है, हमें कॉस्ट ही फाइंड आउट करने के लिए कहा है, इसलिए यहाँ पर देखिए इसके लिए हम x लेते हैं। तो फिर ऐसे सवाल करने के लिए देखिए यहाँ पर हम इसे इधर लेके जाएंगे, देखिए x = 5 की तरफ आपको इस 15 को लेके जाना है, ठीक है, और ऊपर जो 3 है इसको इधर के साइड यानी डिनोमिनेटर में आपको भेजना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, और इसका आंसर आ जाएगा 25। अब देखिए 3 पेन की कॉस्ट अगर 15 है तो फिर आपको इतना तो पता है 1 पेन की कॉस्ट कितनी रहेगी, 5 को। तो फिर आप ऐसे भी डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं कि 5 पेन की कॉस्ट जो है अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25। देखिए यहाँ पर भी आंसर 25 आया है और यहाँ पर भी आंसर 25 आया है। आप ऐसे भी छुड़ा सकते हैं, मगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जहाँ पर हम एक वस्तु का रेट नहीं निकाल सकते या फिर एक वस्तु की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। वैसे टाइम आपको ये डायरेक्ट प्रॉब्लम ऐसे ही करना पड़ता है। ऐसे प्रॉब्लम को हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल, इसमें जो नंबर लिए हैं बस वही नंबर आपको यहाँ पर हमने दिया है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, इफ़ 3 persons कैन डू अ वर्क इन 15 days, मतलब 3 पर्सन जो है वो मिलकर यहाँ पर 15 डेज में एक काम पूरा करते हैं। और आगे देखिए, हाउ मेनी डेज कैन फिनिश सेम वर्क बाय 5 पर्सन, अगर 5 पर्सन को मिलकर वही काम अगर पूरा करना है कितना दिन यहाँ पर लगेंगे, ऐसा यहाँ पर आपको कह रहा है। तो फिर देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब आपको एक बात अच्छे से ध्यान में लेना है, अगर आपके कोई 2 फ्रेंड है और 2 फ्रेंड मिलकर एक काम पूरा करेंगे तो फिर उनको 1 दिन लगेगा, आप ऐसा समझ लेना। अगर वही 4 फ्रेंड मिलकर अगर करेंगे तो मुझे बताइए क्या उनको आधा दिन नहीं लगेगा, ठीक है। तो फिर इसी तरह से अगर ये बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और ये बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 2 फ्रेंड को 1 दिन लग रहा है तो फिर आप एक फ्रेंड का अगर निकालेंगे तो देखिए उसको 2 दिन लगेंगे। देखिए ये अगर माइनस हो रहा है तो फिर ये प्लस हो रहा है, अगर ये प्लस हो रहा है तो ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है तो ये माइनस हो रहा है। यहाँ पर एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, इसका मतलब एक बढ़ेगी और दूसरी कम होगी। यहाँ पर देखिए पहले एग्जाम्पल में क्या, जितना हम पेन ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा अमाउंट लगेगा। अगर आपने एक पेन लिया तो उसके हिसाब से पेन का अमाउंट भी उतना ही रहेगा। अगर आप ज़्यादा पेन लेंगे तो ज़्यादा अमाउंट लगेगा, अगर आप कम पेन लेंगे तो आपको कम अमाउंट लगेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं है, इस दूसरे एग्जाम्पल में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए अगर मिलकर काम करेंगे तो कम समय लगेगा, अगर अकेले अकेले काम करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो फिर ऐसे एग्जाम्पल को हम इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे एग्जाम्पल में भी हम ऐसे ही छुड़ा सकते हैं, मगर थोड़ा अलग तरीका है। देखिए कैसे, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 3 persons कैन डू ए वर्क इन 15 days, यह जो है ना हमने यहाँ पर देखिए कैसे यहाँ पर लिखा था। अब यहाँ पर देखिए कैसे लिखना है, 3 persons कितने दिन में, 15 डेज में काम पूरा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हाउ मेनी डेज कैन फिनिश सेम वर्क बाय 5 पर्सन, तो फिर 5 पर्सन मिलकर कितने दिन में, कितने दिन के लिए हम x ले रहे हैं क्योंकि इसका आंसर निकालना है, कितने दिन में काम पूरा कर रहे हैं इसलिए x लिया है। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर क्या डिफरेंस है, ये 3 और 15 हमने डिवीजन के फॉर्म में लिखा है, मगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा है। यहाँ पर भी डिवीजन के फॉर्म में लिखा है, देखिए 5/x, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा है। देखिए तरीका सेम है, बस यहाँ पर थोड़ा चेंज है, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपका ये थोड़ा चेंज भी गलत हुआ तो फिर आपका पूरा आंसर गलत भी हो सकता है, तो फिर आप अच्छे से ध्यान में लेना है। अगर एक राशि बढ़ेगी और इसके साथ दूसरी भी बढ़ने वाली है तब आपको डिवीज़न के फॉर्म में लिखना है, सबसे पहले आपको डिवीज़न के फॉर्म में लिखना है। अगर एक बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है, तब आप इसके आंसर अच्छे से निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू हमें निकालना है तो फिर क्या करेंगे, 3 × 15, ये 5 को इधर लाइए और 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, तो फिर x = 3 × 3 9, ये हो गया इसका आंसर। देखिए
ईजी है ये आंसर, आपको समझ में आना चाहिए कौन से एग्जाम्पल में कौन सा तरीका अपनाना है। आप अगर समझ गए तो आप बहुत सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से छुड़ा सकते हैं। अगर आप ये अभी भी नहीं समझे तो इस वीडियो को रिप्ले करके देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर ये समझ में नहीं आया है तो मैं इसके लिए दूसरा और एक वीडियो लेके आऊँगा। तो फिर मेजरमेंट के लिए आगे भी कुछ चीज़ें हैं वो भी हमें देखना है, और आपको जो बुक में दिया है कुछ ऐसे अलग अलग मेजरमेंट वो भी आपको अच्छे से याद करना है। जहाँ पर भी आपको 12 आर्टिकल दिए हैं वहाँ पर आपको समझ जाना है 1 डजन है। कभी कभी एग्जाम में डजन के ऊपर भी क्वेश्चन दिए जाते हैं तो फिर समझ जाना है वो डजन मतलब 12 रहते हैं। आपको ऐसे ही बताया है कि एक व्यक्ति ने अगर 5 डजन एप्पल लिए हैं तो फिर समझ जाना है 5 डजन मतलब कितना है। 5 डजन मतलब 5 × 12, 12 5 जा 60 एप्पल्स उसने खरीद लिए हैं, ऐसा समझ जाना है। 12 डजन मतलब होता है 1 ग्रास। 12 डजन मतलब 1 ग्रास, हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 60 सेकेंड आपको पता है, ये है टाइम के बारे में। किसके बारे में है ये? टाइम के बारे में मेजरमेंट है। ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना ज़रूरी है। वैसे आपको पता ही होगा कि 60 सेकेंड मतलब होता है 1 मिनट, ठीक है, और 60 मिनट्स मतलब होता है 1 आवर, ठीक है। और 24 आवर्स मतलब कितना होता है? देखिए आपको पता है 1 डे होता है। उसके बाद 7 डेज मतलब 1 वीक होता है, ठीक है। और उसके बाद 30 डेज मतलब आपको पता है 1 मंथ होता है, ठीक है ना। और 12 मंथ मिलकर पूरा 12 मंथ मिलकर 1 ईयर होता है, 1 साल होता है, ठीक है। और 365 डेज अगर डे का मेजरमेंट करेंगे, टोटल 365 डेज अगर हो जाएंगे तब हमारा फिर से 1 ईयर हो जाता है, ठीक है। अब 360 डेज जब होते हैं तब भी 1 ईयर होता है, मगर ये साधारण ईयर नहीं होता। इसे हम कहते हैं 1 लीप ईयर। क्या कहते हैं? 1 लीप ईयर। इसे लीप ईयर क्यों कहते हैं ये भी मैं अभी आपको समझा के देता हूँ। देखिए कैलेंडर में कुछ महीने ऐसे होते हैं जो 30 डेज के होते हैं या फिर 31 डेज के होते हैं, मगर जनरली हमें 1 मंथ 30 डेज का ही पकड़ना है। और एक ऐसा भी मंथ होता है जिसमें सिर्फ 28 या फिर 29 डेज होते हैं। फिर ऐसा मंथ कौन सा है? देखिए हमें पता है फरवरी, ठीक है। फरवरी में 28 डेज या फिर 29 डेज होते हैं, मगर 28 डेज कब होते हैं आप अच्छे से समझ लेना है। 28 डेज जब हम किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं। 2024 साल के अगर कैलेंडर पर आप देखेंगे तो फरवरी मंथ में आपको 29 डेज मिलेंगे। अगर आप पिछला कैलेंडर देखेंगे तो 2023 में आपको सिर्फ क्या मिलेगा? देखिए 28 डेज। अगर 2020 में अगर देखेंगे तो वहाँ पर भी आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब वहाँ पर भी लीप ईयर है। तो आप अच्छे से ध्यान में लीजिए कि जिस ईयर को भी हम 4 से डिवाइड करते हैं वैसे ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं। ये हो गया हमारे मेजरमेंट चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट। जिसने भी ये वीडियो देखा है उसके लिए ये चैप्टर बहुत ईजी जाने वाला है। मैंने यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको बताया है वो आप अच्छे से अपने नोटबुक में नोट करना है और इसके अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है। जैसे कि हम यहाँ पर कन्वर्शन की लाइन भी देखे थे, ये कुछ एग्जाम्पल ये भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है। फिर अब हम यहाँ पर रुकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।